प्यारे बच्चों, मैं चपलक मणिपति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं भारत की खोज कक्षा 8 की पूरक पाठ्य पुस्तक से, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो युगों का दौर आज शुरू करते हैं। युगों का दौर का पहला भाग आप देख चुके हो। दूसरे भाग में शुरू करते हैं पाठ भारत का प्राचीन रंगमंच। भारत का प्राचीन रंगमंच पूरी तरह से विकसित और स्वतंत्र था। इसका आरंभ ऋग्वेद की ऋचाओं से माना जाता है, जिसमें संवाद की तरह लिखा गया है। इसमें नाटकीयता भी है। रामायण महाभारत के नाटक तो उल्लेख मिलता ही है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत भी उल्लेख मिलता है। ईसा की 6वीं और 7वीं में शताब्दी में हम देखते हैं कि पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में नाट्य शास्त्र के बारे में लिखा है, नाटक के रूपों के बारे में बताया है। रंगमंच की कला पर भरत मुनि की नाट्य शास्त्र 3री शताब्दी में लिखी गई थी और ये एक जब इसके ऊपर रचना हुई है तो इसके विकास जो है कई दिनों या कई वर्षों से हो चुका है। संस्कृत नाटक जो है 3री शताब्दी से लिखे जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले भास का नाम आता है और इनके नाटक जो है 13 नाटक संग्रह मिलते हैं। भास के बाद अश्वघोष जो प्राचीनतम नाटक लेखक है, खुद एक बौद्ध थे और उन्होंने बुद्ध चरित लिखा जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। भारतीय नाटक में बारे में पहली बार सर विलियम के अनुवाद में मिलता है, जिन्होंने कालिदास के शकुंतला का अनुवाद किया और इसका अनुवाद कई भाषाओं में लिखा गया है। जर्मन, फ्रेंच आदि, डेनिश, इटालियन आदि भाषाओं में लिखा गया है। तो शकुंतला के नाटक से ही भारतीय नाटक परंपरा का पता चलता है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि और नाटककार थे। उनका समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय माना जाता है। उन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैन में के दरबार में 9 रत्नों में से कालिदास एक थे। कालिदास की लंबी कविता मेघदूत है, जिसमें उन्होंने बादल को दूत बनाकर इस कविता को लिखे हैं। कालिदास के बहुत प्रसिद्ध नाटक हुए हैं। शूद्रक का मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें ज़्यादातर बनावटी नाटक है यह एक। और 400 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही विशाखा दत्त का नाटक मुद्राराक्षस है। मुद्राराक्षस आज की प्रासंगिक स्थिति का इसमें वर्णन है। और संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध सितारे हैं भवभूति जी, जिनको कालिदास से भी ऊंचा स्थान मिला है। तो संस्कृत नाटक का हम देखते हैं कि 19वीं सदी में धीरे धीरे ये ह्रास होता गया या कम होता गया। संस्कृत नाटक में हम मिली जुली भाषा को देखते हैं। जो शिक्षित पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, वो संस्कृत में अपनी बातचीत जो है संवाद करते हैं। लेकिन जन समुदाय और स्त्रियों की भाषा हमेशा प्राकृत भाषा रही है। और संस्कृत रंगमंच के अलावा लोकमंच रहे हैं, जिसके में पुराण और महाकाव्य पर आधारित कथाएं थी। अब आते हैं संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत एक अद्भुत और समृद्ध भाषा है। वो काफ़ी विकसित है।
तो 2600 वर्ष पहले इससे पाणिनि ने इस पर व्याकरणिक रचना की थी। तो ये व्याकरणिक बंधनों में जकड़ी हुई भाषा बन गई और अपनी सादगी को खो दी। सर विलियम जोन्स ने कहा है कि संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है और यूनानी के मुकाबले पूर्ण भी है, लातिनी के मुकाबले उत्कृष्ट भी है और दोनों के मुकाबले वो काफ़ी परिष्कृत भी है। तो दोनों भाषाओं में ये सब हम देखते हैं कि इन सब भाषाओं में इनका मिला जुला रूप मिलता है। शायद ही इनका स्रोत एक हो और कभी मौजूद रहा हो। तो संस्कृत भाषा भारत की अन्य भाषाओं की जननी है। जितने सारे आधुनिक भाषाएं हैं वो सब कुछ संस्कृत से ही निकले हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, मेरे देश को अगर जानना है तो उस युग की यात्रा करनी होगी, यानी उस समय को जानना होगा जिससे आप उसके बारे में अच्छे से जान सकते हो। जो पिछली 14वीं सदी में देखते हैं कि सदी के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में दूर तक भारत का उपनिवेश जो है फैला था और लोग व्यापार करने के लिए दक्षिण एशिया देशों में जाते थे। तो ये सब प्रभाव जो है उनके ऊपर भारतीय प्रभाव ज़्यादा रहा है। इसका विवरण हमें मिल जाता है कि कैसे भारतीयों का प्रभाव रहा है। भारतीयों के पुस्तकों से, यात्रियों, अरब की यात्रियों से, चीन के ऐतिहासिक विवरण से और महत्वपूर्ण शिलालेखों से, ताम्रपत्र से आदि से हमें ये सब कुछ मिल जाता है कि कैसे भारतीय प्रभाव रहे हैं। और वहाँ के समृद्ध साहित्य से, महाकाव्य और पुराणों, इन सब का बहुत प्रभाव रहा है। तो ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण के प्रमुख लहर जो है दिखाई पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि राज्य द्वारा दूर दूर तक लोग उपनिवेश की शुरुआत में लगभग वहाँ व्यापार के लिए जाते थे और युद्ध के जो महत्वपूर्ण स्थान होते थे वहाँ भी अपना कब्जा जो है बनाए रखे हुए थे। और हम देखते हैं कि कई सारे बस्तियों के नाम भी भारतीय नाम पर ही आधारित है। जैसे यहाँ बताया गया है, कंबोडिया का नाम पहले कंबोज कहलाया जाता था और जावा यवद्वीप के नाम से जाना जाता था। तो हम देखते हैं कि ये जो नाम है, नामकरण दिया जाता था। पहले खनिज, धातु, उद्योग आदि के पैदावार के, खेती के पैदावार के आधार पर नामकरण दिया जाता था। तो इसका अर्थ हम यह समझते हैं कि इसमें व्यापार का महत्व ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जहाज़ उद्योग काफ़ी उन्नत और विकसित था और कई बंदरगाह का भी उल्लेख मिलता है। और अजंता के चित्रों में भी लंका विजय और हाथियों को खींचते हुए जहाज़, ले जाते हुए जहाज़ का चित्र भी नज़र आता है। तो दक्षिण एशियाई देश जैसे बर्मा, श्याम पर, हिंद आदि पर चीन का प्रभाव ज़्यादा रहा, लेकिन टापुओं पर जैसे मलय, महाप्रायद्वीप, बाली, जाभा, सुमात्रा आदि पर भारत का प्रभाव ज़्यादा रहा। भारत का धर्म और कला का प्रभाव ज़्यादा रहा। तो भारतीय उपनिवेश का इतिहास तकरीबन 1300 साल है, क्योंकि ये तो आरंभ हुआ था पिछली और दूसरी शताब्दी में और अंत हुआ 15वीं सदी में। अब आते हैं विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय कला का प्रभाव जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर ज़्यादा रहा है। ऐसे जगह पर जैसे चंपा, अंगकोर, श्रीविजय, भज्जापहित आदि स्थानों पर ज़्यादा प्रभाव रहा है और इन स्थानों पर संस्कृत भाषा के केंद्र भी रहे हैं।
और इनका भारतीयकरण इतना ज़्यादा था कि वहाँ के राजा और राज्य के नाम तक भी, शासकों के नाम तक भी विशुद्ध भारतीय नाम थे, और वहाँ का राजकीय समारोह भी संस्कृत से और भारतीय ढंग से ही किया जाता था, और कर्मचारियों के पदनाम भी भारतीय संस्कृत के ही रहे थे। और पूरा ये सब कुछ पूरा कथाओं गाथाओं ये सब मिल जाते हैं। इंडोनेशिया के स्थानों में प्राचीन साहित्य पूरा गाथाएं भरे पड़े हैं। जाबा और बाली के मशहूर नृत्य वो भी भारत से लिए गए हैं। और बाली जैसे छोटे टापू पर तो भारतीय संस्कृति के साथ साथ हिंदू धर्म भी है। फिलीपीन द्वीप में लेखन कला भी भारत की पाई जाती है। और कंबोडिया का तो वर्णमाला भी दक्षिण भारत से ली गई है। तो संस्कृत शब्द के प्रयोग वहाँ ज़्यादा मिलता है। भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से भारतीय वहाँ के बस्तियों में देखने को मिलता है। वहाँ के भव्य कला यानी उनके महल और वास्तुकला, मंदिर, ये सब में भारत के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अंगकार और बरोबुदुर के इमारतों में भी मंदिर तैयार हुए हैं जो भारतीय कला के और बुद्ध के जीवन को पत्थरों में खुदाई करके अंकित किया गया है। इसके साथ साथ विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित हैं। अंगकोरवट की विशाल मंदिर में हम देखते हैं कि वहाँ पोखर, झील, नहरें जैसे हमारे भारत में देखते हैं मंदिर के पास बड़ा सा फाटक, ये सब कुछ देवतुल्य सा चेहरा, ये सब कुछ भारतीय सा ही लगता है। वो बड़ा मोहक, रहस्यमय और हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अंगकर की प्रेरणा जो है भारत से ही ली गई है। तो कंबोडिया के जिस राजा ने ये मंदिर बनवाया था उनका नाम भी जयवर्धन है। तो ये पूरी तरह से भारतीय ही लगता है। भारतीय कला, साहित्य, दर्पण, ये सब कुछ दर्शन जो है इनका वो ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहा है। धर्म के भी वहाँ प्रभाव ज़्यादा रहा है। भारतीय धर्म का, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, वहाँ ज़्यादा प्रभाव रहा है। अब भारत में हम देखते हैं कि मूर्ति कला को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जैसे चीन और जापान में चित्रकला को। लेकिन मूर्तिकला में सिर्फ सौंदर्य भावना ही नहीं, इनमें गहरा अर्थ भी छिपा रहता है। तो भारतीय संगीत और यूरोपीय संगीत तो भिन्न है, लेकिन भारतीय संगीत का प्रभाव उन एशियाई देशों में ज़्यादा पाया जाता है। तो भारत की कला का विकास वहाँ पाया जाता है। मथुरा के संग्रहालय में भी बौद्ध के विशाल, शक्तिशाली, प्रभावशाली पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति जो है मिलती है। तो आरंभिक काल में प्रकृति से भरी कुछ प्रभाव रहे हैं, लेकिन छठी शताब्दी में ईस्वी में हम देखते हैं कि गुप्त काल को, जिसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, वहाँ हम अजंता एलोरा की गुफाएं में चित्र देखते हैं, जिन चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। उनमें बौद्ध भिक्षुओं ने वो चित्र बनाए हैं, लेकिन इसमें हम सुंदर स्त्रियों के, राजकुमारियों के, गायिकाओं के, नर्तकियों के चित्र देखने को मिलता है। तो इसमें एक जैसे जीवंतता आ गई है। तो इन गुफाओं में, अजंता एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, ये देखने से बड़ा अजीब लगता है। उस समय इसकी कल्पना कैसे की गई होगी और इसको हकीकत में कैसे उतारा गया होगा। इन मूर्तियों में इतनी जीवंतता थी, कैसे ये सब कुछ इन पत्थरों में उभारा गया होगा या तैयार किया गया होगा, ये कल्पना करने से ही लगता है कि वहाँ कितना तरक्की जो है, मनुष्य कितनी तरक्की कर चुका है। तो एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की मूर्ति भी देखने को, यानी खंडित मूर्ति जो टूट चुका है, देखने को मिलता है। इतनी बड़ी मूर्ति को देखकर कहाँ से ये शक्ति और ऊर्जा इन लोगों को मिली जिससे उन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति तैयार की। जाबा और बरोबुदुर में भी बौद्ध शस्त्र का इतनी बड़ी मूर्ति जो है देखने को मिलती है। सिर कोपनह
कोपनहेगन और गिफ्टेकन में ये सब लाया गया है। रूपगत सौंदर्य तो उसमें था ही, मूर्ति तो सुंदर थी ही, और बुद्ध स्वस्ति की इतनी शुद्ध आत्मा की उद्घाटित करती है कि इस प्रतिबिंब जैसे दर्पण का ही प्रतिबिंब ऐसा लगता है। और उस चेहरे में समुद्र की गहराई थी और आकाश जैसी स्वच्छता थी, और इंसान की पहुँच की वो परम सौंदर्य मूर्तिमान लगती है। और तो